नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। सिक्योरिटी से संबंधित करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 13वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम जून महीने के सिक्योरिटी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल SIPRI रिपोर्ट ऑन न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? ये देखो, एक इंस्टीट्यूट है, पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? ये इंस्टीट्यूट स्वीडन में है। क्या काम करता है ये इंस्टीट्यूट? ये इंस्टीट्यूट कन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट, इन सब इश्यूज़ पर रिसर्च करता है, डेटा इकट्ठा करता है, उस डेटा को एनालाइज करता है। ये इंस्टीट्यूट इस्टाब्लिश हुआ था 1966 में। अभी इस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। रिपोर्ट का नाम है असेसेस द करंट स्टेट ऑफ आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट्स एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। इस रिपोर्ट में देखो, ये कहा गया है कि वर्ल्ड में वो सभी देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लगातार मॉडर्नाइज कर रहे हैं। इंडिया और चाइना के बारे में कहा जाता है, दोनों ने पिछले एक साल में अपने न्यूक्लियर वार हेड्स को इंक्रीज किया है। 2019 में चाइना के पास 290 न्यूक्लियर वार हेड्स थे। एक साल बाद यानी 2020 में चाइना के जो न्यूक्लियर वार हेड्स हैं वो बढ़ के हो गए हैं 320। इंडिया के बारे में इस रिपोर्ट में कहा जाता है, हमारे वार हेड्स 2019 में 130 से लेकर 140 के बीच थे और 2020 में 150 हो गए हैं। पाकिस्तान की बात करें, इनके भी वार हेड्स 2020 में बढ़ के 160 हो गए हैं। तो जैसा आपने डेटा में देखा, चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर वार हेड्स हैं। चाइना के बारे में इस रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है, चाइना पहली बार न्यूक्लियर ट्रायड को डेवलप करने पर काम कर रहा है। जिस देश के पास न्यूक्लियर ट्रायड की कैपेबिलिटी है, मतलब वो देश हवा से, पानी से, ज़मीन से, तीनों जगह से न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर सकता है। ये देखो, वैसे पूरी लिस्ट है इस रिपोर्ट के अनुसार कौन से देश के पास कितने न्यूक्लियर वार हेड्स हैं। सबसे ज़्यादा रशिया के पास 6375, दूसरे नंबर पर USA के पास 5800, चाइना के पास 320, फ्रांस के पास 290, UK के पास 215, पाकिस्तान 160, इंडिया 150, इजराइल 90, नॉर्थ कोरिया 40। और ये 2019 का डेटा है। 2019 के बाद से इन देशों के न्यूक्लियर वार हेड्स में कमी आई है या फिर बढ़ोतरी हुई है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एडवांस्ड टॉर्पीडो डेकोय सिस्टम मारीच के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इस एडवांस्ड टॉर्पीडो डेकोय सिस्टम मारीच को इंडियन नेवी ने अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। ये देखो, स्वदेशी है। इसको डेवलप किया गया है DRDO लैब, NSTL यानी नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, NPOL यानी नेवल फिजिकल एंड ओशियनोग्राफिक लेबोरेटरी के द्वारा मिल के डेवलप किया गया है। क्या कैपेबिलिटी है इस डेकोय सिस्टम मारीच की? मान लीजिए ये दुश्मन देश का सबमरीन है और ये इंडिया की सबमरीन है। दुश्मन देश की सबमरीन ने हमारी सबमरीन के ऊपर कोई टॉर्पीडो लॉन्च किया है, तो ये मारीच क्या करेगा? दुश्मन देश के टॉर्पीडो को कंफ्यूज कर देगा और उसके पाथ को डाइवर्ट कर देगा, ताकि दुश्मन देश का टॉर्पीडो जो है अपने टारगेट को हिट ना कर सके और अपनी सारी एनर्जी को लूज कर सके। इवन देखो, दुश्मन देश के द्वारा लॉन्च किए गए टॉर्पीडोज को नष्ट करने में भी सक्षम है ये एडवांस टॉर्पीडो डेकोय सिस्टम मारीच। अच्छी बात ये है, स्वदेशी है, हमने खुद से इसे डेवलप किया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, विजग में INS कलिंगा है। INS का मतलब है इंडियन नेवल स्टेशन। ये इंडियन नेवी की एक इस्टेब्लिशमेंट है। इस INS कलिंगा का काम ये है, ईस्टर्न फ्लीट के लिए मिसाइल्स को प्रिपेयर करना, स्टोर करना और ईस्टर्न फ्लीट के जो शिप्स हैं उनको मिसाइल्स डिलीवर करना। अब यहीं पर यानी इंडियन नेवल स्टेशन कलिंगा में एक पार्क इस्टेब्लिश किया जा रहा है जिसका नाम है मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ। और इस पार्क का फाउंडेशन स्टोन हाल ही में रखा गया। क्या है ये पार्क, मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ? हम जान लेते हैं। देखो, 1981 के बाद से ही INS कलिंगा के द्वारा
जो मिसाइल्स हैंडल की गई हैं या फिर प्रिपेयर की गई हैं, उनकी झलक देखने को मिलेगी इस मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ में। इसके साथ साथ ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स के भी नमूने होंगे। आसान शब्दों में आप कह सकते हो एक प्रकार से म्यूज़ियम इस्टाब्लिश किया जा रहा है, और उस म्यूज़ियम में 1981 के बाद से ही INS क्लिंगा के द्वारा जो मिसाइल्स या फिर ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स हैंडल किए गए हैं उनके नमूने देखने को मिलेंगे। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा देखो ये होगा, स्कूल के बच्चे जब इस म्यूज़ियम में यानी मिसाइल पार्क में जाएंगे तो उनके अंदर और ज़्यादा क्यूरोसिटी पैदा होगी मिसाइल्स के बारे में, मिसाइल्स से संबंधित टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस म्यूज़ियम का यानी मिसाइल पार्क का मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा P-70 एमीथिस्ट। ये देखो एक अंडर वाटर एंटीशिप मिसाइल है जो कि ओल्ड चक्रा यानी चार्ली 1 सबमरीन के आर्सनल में थी, और ये सर्विस में रही 1988 से लेके 91 के बीच में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नेवल लाइजोन एट RMIFC एंड EMASOH के बारे में है। इन सभी टर्म्स का मतलब हम जानेंगे। देखो, लाइजोन का मतलब होता है कम्युनिकेशन बिटवीन टू या फिर मोर देन 2 पर्सन्स या फिर ग्रुप्स। पहले बात करते हैं RMIFC की। इसका पूरा नाम है रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। ये देखो फंक्शन करता है इंडियन ओशन कमीशन के अधीन। कहाँ पर है? मडगास्कर में है। ये मडगास्कर है। काम क्या है इस रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर का? काम देखो ये है, इस रीजन में जो मैरीटाइम एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मॉनिटर करना, इसके अलावा मैरीटाइम डोमेन की अवेयरनेस को इकट्ठा करना, और जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है उसे रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ शेयर करना। ये काम है रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर का। इसके बाद अब हम बात करें EMASOH के बारे में। इसका पूरा नाम है यूरोपियन मैरीटाइम सर्विलेंस इनिशिएटिव इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। इसमें बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, फ्रेंच ऑफिसर्स ये सब शामिल हैं। ये कहाँ पर है? आबू धाबी में जो फ्रेंच नेवल बेस है वहाँ पर सिचुएटेड है ये EMASOH। इसका भी काम यही है, पर्शियन गल्फ में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के आसपास एरिया में मैरीटाइम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना और ये इंश्योर करना कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो हमने इन 2 फ्यूजन सेंटर्स के बारे में बात की। अब देखो, एक इंडिया का भी फ्यूजन सेंटर है, वो गुरुग्राम में है। हमारे फ्यूजन सेंटर का नाम है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन। हमारा ये जो फ्यूजन सेंटर है ये इंडियन ओशन में मैरीटाइम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है, मैरीटाइम डोमेन की अवेयरनेस को जनरेट करता है। तो अभी तक हमने 3 इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर की बात कर ली। एक रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, एक यूरोपियन मैरीटाइम सर्विलेंस इनिशिएटिव इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, और तीसरा हमारे वाला IFC IOR, ये गुरुग्राम में है। अब होगा क्या, हमारे जो नेवल ऑफिसर्स हैं वो इन दोनों फ्यूजन सेंटर्स में भी कुछ समय के लिए पोस्टेड रहेंगे। फायदा क्या होगा? फायदा देखो ये होगा, इन दोनों फ्यूजन सेंटर से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और वो इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा कर लेंगे हमारे वाले गुरुग्राम वाले इंफॉर्मेशन सेंटर पर। तो हम और बेहतर ढंग से इंडियन ओशन को मॉनिटर कर सकेंगे। ये मकसद है इस पूरी न्यूज़ का। मतलब जिस हिसाब से ये नेवल लाइजन जो ऑफिसर्स हैं जिनको पोस्ट किया जाएगा इन दोनों फ्यूजन सेंटर्स पर। बीच में एक टर्म आई थी इंडियन ओशन कमीशन, जिसके अंतर्गत ये फ्यूजन सेंटर है रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। तो इस ओशन कमीशन की भी हम बात कर लेते हैं, इंडियन ओशन कमीशन की। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ओशन कमीशन, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? मॉरिशस में है इसका सेक्रेटरीट, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था पोर्ट लुइस मॉरिशस में। फॉर्म में आया ये 1984 में। सेशल्स में विक्टोरिया एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद ये फॉर्म में आया था। मेंबर स्टेट्स की बात करें, कोमोरस, मडगास्कर, मॉरिशस, रीयूनियन जो कि फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी है, और सबसे लास्ट में सेचल्स
ऑब्जर्वर स्टेट्स की बात करें, चाइना, माल्टा, यूरोपियन यूनियन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रैंकोफोनी और सबसे लास्ट में इंडिया। इंडिया हाल ही में इस कमीशन का ऑब्जर्वर स्टेट बना था, हमने तब भी इस कमीशन के बारे में डिस्कस किया था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन डेजर्ट चेज के बारे में है। ये देखो कोई इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है और पूछे जाने की संभावना भी रिलेटिवली कम है, लेकिन जल्दी से कवर कर लेते हैं। देखो, मिलिट्री इंटेलिजेंस थी कि राजस्थान में 2 सिविल डिफेंस एम्प्लॉइज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को मिलिट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। तो इंडियन आर्मी, UP ATS, राजस्थान पुलिस, इन सब ने एक ऑपरेशन चलाया उन 2 सिविल डिफेंस एम्प्लॉइज को पकड़ने के लिए और ऑपरेशन को नाम दे दिया गया डेजर्ट चेज। इस ऑपरेशन पर काम स्टार्ट हुआ था अगस्त 2019 में, जब मिलिट्री इंटेलिजेंस लखनऊ को जानकारी मिली कि श्रीगंगानगर जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर जासूसी हो रही है और कुछ लोग इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंफॉर्मेशन को पास आउट कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स को। अब इन दोनों को पकड़ा जा चुका है और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, अरेस्ट हो चुके हैं। तो ये है ऑपरेशन डेजर्ट चेज। ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं था, पूछे जाने की संभावना कम है। नेक्स्ट आर्टिकल थर्ड डिफेंस सिस्टम के बारे में है। देखो, UPSC 2018 में थर्ड के बारे में सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुकी है। ये US का एंटी बैलिस्टिक ग्राउंड बेस्ड डिफेंस सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेबल है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से मूव कर सकता है ये थर्ड डिफेंस सिस्टम। अभी फिलहाल देखो, साउथ कोरिया में थर्ड डिफेंस सिस्टम की प्रेजेंस पर चाइना ने ऑब्जेक्शन रेज किया है। इस थर्ड के बारे में हम और ज़्यादा डिटेल जान लेते हैं। पूरा नाम है टर्मिनल हाई एटीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। कैसे फंक्शन करता है ये थर्ड डिफेंस सिस्टम? देखो, ये स्पेस बेस्ड और ग्राउंड बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम के साथ मिल के काम करता है। जैसे ही दुश्मन देश से कोई मिसाइल लॉन्च हुई तो स्पेस में जो सैटेलाइट मौजूद हैं उसके ऊपर इंफ्रारेड सेंसर लगे हुए हैं। इससे इंफॉर्मेशन मिल जाती है अपकमिंग मिसाइल के बारे में, जो दुश्मन देश की अपकमिंग मिसाइल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये जो ग्राउंड बेस्ड डिफेंस सिस्टम है, इसी से इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की जाती है और जो अपकमिंग दुश्मन देश की मिसाइल है उसको हाई स्काई में ही मार गिराती है ये इंटरसेप्टर मिसाइल। मतलब ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही 2005 के बाद से ही इस डिफेंस सिस्टम का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 100% सक्सेस वाला है। किसने इस डिफेंस सिस्टम को डिज़ाइन या फिर मैन्युफैक्चर किया है? देखो, ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है USA की एक कंपनी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा। और देखो, साउथ कोरिया एकमात्र ऐसा देश नहीं है USA के अलावा जहाँ पर USA ने ये डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया हो। साउथ कोरिया से पहले UAE, गुआम, इजराइल, रोमानिया, इन सब देशों में भी USA ने इस थर्ड डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया था। वैसे साउथ कोरिया में अभी इसलिए किया गया है क्योंकि नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम, उनके नेचर के बारे में आपको पता है, वो बार बार धमकी देते रहते हैं कि हम साउथ कोरिया, USA, जापान, इन देशों पर मिसाइल लॉन्च कर देंगे। तो इसी वजह से साउथ कोरिया में ये थर्ड डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया गया है। बट चाइना को इससे दिक्कत है। चाइना का ये कहना है नॉर्थ कोरिया तो बहाना है, लेकिन हमको देखते हुए ये साउथ कोरिया में डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया गया है। ये क्वेश्चन आप बताइए थर्ड के बारे में। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सिंपल क्वेश्चन है, इस आर्टिकल के डिस्कशन के बाद ये सी सही हो जाएगा। ये अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, USA ने तो इस ट्रीटी को रिजेक्ट कर दिया है। USA ने कहा है हम इस ट्रीटी को नहीं ज्वाइन करेंगे, बट चाइना ने फैसला लिया है कि हम इस ट्रीटी को ज्वाइन करेंगे। क्या है ये ट्रीटी? ये ट्रीटी फोर्स में आई थी 2014 में। मकसद इस ट्रीटी का ये है
कन्वेंशनल आर्म्स जैसे छोटे हथियार, बैटल टैंक्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या फिर वारशिप्स, ये जो कन्वेंशनल आर्म्स हैं, इनके इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करना। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? बहुत सारी चीज़ें आती हैं देखो रेगुलेशन में, जैसे जो भी देश इस ट्रीटी को रेटिफाई करेंगे वो देखो सारा हिसाब किताब रखेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे उनके द्वारा किन किन को हथियार बेचा जा रहा है। ट्रीटी ये भी डिमांड करती हैं अपने मेंबर कंट्रीज से कि आप अपने हथियारों को उस ऑर्गेनाइजेशन को या फिर उस देश को मत बेचिए जो कि आपके हथियारों का यूज़ करेगा ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में या फिर सिविलियंस के ऊपर अटैक में। कुल मिला के ये जो ट्रीटी है कोशिश करती है कि मेंबर कंट्रीज कन्वेंशनल आर्म्स के इंटरनेशनल ट्रेड में कॉमन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। इसके साथ साथ इस ट्रीटी के द्वारा ये भी कोशिश की जाती है कि इलीगल तरीके से हथियारों का ट्रेड ना हो। टोटल देखो 105 देशों ने इस ट्रीटी को रेटिफाई किया है। इसके अलावा 32 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन तो किया है बट रेटिफाई नहीं किया है। अब लास्ट में दो खास बातें। एक तो देखो डोमेस्टिक सेल जो होती है हथियारों की किसी देश में, उसको इस ट्रीटी के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है। इंडिया में तो देखो डोमेस्टिक सेल हथियारों की होती ही नहीं है, बट यूएसए जैसे देशों में डोमेस्टिक सेल होती है हथियारों की, तो उस चीज़ को रेगुलेट नहीं किया जाता है इस यूनाइटेड नेशंस आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के दौरान। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इंडिया ने इस ट्रीटी को ज्वाइन किया है? आंसर है नो, इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। इंडिया का ये मानना है हमारे देश में मिलिट्री हार्डवेयर को एक्सपोर्ट करने के लिए जो नॉर्म्स हैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं, अच्छे हैं। हम ये इंश्योर करते हैं हमारे हथियारों के एक्सपोर्ट में कि हमारे हथियार गलत हाथों में ना पड़ जाएं, तो हमें आवश्यकता नहीं है इस ट्रीटी को साइन करने की। इंडिया का ये स्टैंड है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। आप मुझे एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए, आज़ादी के बाद हमारी इंडियन मिलिट्री की रणनीति कैसी थी? मैं बताता हूं आपको। इन्फेंट्री जो है वो हमारी रणनीति थी। हम लोग यानी भारत जब हमला करता था वो केवल तभी करता था जब कोई देश भारत पर हमला करे। बोलने का मतलब यह है कि हम सिर्फ काउंटर अटैक कर रहे हैं, शुरुआती अटैक नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ डिफेंसिव मोड पर रोल प्ले कर रहे हैं, ऑफेंसिव मोड पर नहीं। लेकिन यह रणनीति फायदेमंद नहीं रही 1962, 65। इसके बाद फाइनली 1971 के बार में हमने थोड़ा पॉलिसी को मॉडिफाई कर दिया था और अग्रेसिव पॉलिसी की रणनीति अपनाई थी। यहाँ पर हमें मालूम हो गया था कि अग्रेसिव पॉलिसी के फायदे क्या होते हैं। फिर 1979 में होता यह है कि इन्फेंट्री यूनिट को मैकेनाइज्ड कर दिया जाता है। मैकेनाइज्ड का मतलब यह है कि वेल इक्विप्ड हो गई थी हमारी इन्फेंट्री यूनिट। ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत साल बाद जाकर कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी बन जाती है, कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी। और कोल्ड स्टार्ट स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आईबीजीएस का आइडिया हमें मिलता है। ये आईबीजीएस का आइडिया जो है वो हमें क्यों आया था? हम थक गए थे टेररिस्ट से और दुश्मनी देशों से। हम कब तक खामोश बैठेंगे? इसलिए हमें उरी और पुलवामा के बाद कुछ तो ऐसी पॉलिसी डिजाइन करना था जहां टेररिस्ट हमारे करीब आने से भी डरें, घबराएं। इसीलिए हमने आईबीजीएस का आइडिया इंटीग्रेट करने का सोचा था। लेकिन क्या हुआ, कोविड-19 पैंडेमिक के चलते चलते इसको भी हमें पोस्टपोन करना पड़ा। इंडियन आर्मी हैज पोस्टपोन्ड द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ इट्स न्यू इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। अब मैं बताता हूं आपको इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप क्या होता है। आईबीजीएस एक ब्रिगेड साइज के हैं। ब्रिगेड साइज यानी देखिए, अगर आपको पता होगा हायरार्की क्या है हमारी सिक्योरिटी की, एक पहले नंबर पे तो आता है ऑपरेशनल कमांड्स। इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आता है कॉर्प्स। इसके बाद में मेजर जनरल डिवीजन। हाँ, इसके बाद में जो है वो ब्रिगेड आता है। ये अलग अलग यूनिट्स है हमारे। अब जो आईबीजीएस है वो यहां पे कहीं इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे। आईबीजीएस यहां पे आएगा। अब आपको पता ही होगा एमजीडी यानी मेजर जनरल डिवीजन जो होता है, ये डिवीजन मेजर जनरल संभालते हैं, इसलिए इसको कभी कभार मेजर जनरल डिवीजन भी कहते हैं। ब्रिगेड
जो है वो हैंडल किया जाता है ब्रिगेडियर के द्वारा। इसके बाद में भी आते हैं बहुत सारे बटालियन है, राइफल है, इस तरह से अलग अलग यूनिट्स है हमारे पास। आईबीजीएस यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के बीच में बनेगा आईबीजीएस। आईबीजीएस ब्रिगेड साइज जितना होगा, यहाँ पे जितने लोग होंगे, जितने कॉर्प्स रहेंगे ब्रिगेड ग्रुप में, उतने ही आईबीजीएस में होंगे। ये एजाइल होगा, सेल्फ सफिशिएंट होगा, ये कि कोई भी कॉम्बैट फॉर्मेशंस कर सके। एंड इनफैक्ट ये देखिए 12 से 48 घंटे में लोकेशन के बेस पे अपने आप को मोबिलाइज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, अगर पता चला कि गुजरात में कुछ अटैक हो रहा है और हमारी यूनिट है महाराष्ट्र में, तो 12 से 48 आवर्स में ये लोग यहाँ पे रहेंगे। अगर कोलकाता में रहे तो भी यहाँ पे रहेंगे 48 आवर्स में, लेकिन बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन ज़्यादा बड़ा रहा तो टाइम भी लगेगा। इंटीग्रेटेड यूनिट फॉर द बॉर्डर विल बी ऑल एनकैम्पसिंग विद आर्टिलरी, आर्मर्ड, कॉम्बैट इंजीनियर्स एंड सिग्नल यूनिट्स। देखिए ये जो बैटल होगा, आईबीजीएस जो होगा, वो किस किस से इंटीग्रेटेड किया जाएगा। आर्टिलरी होगी, आर्मर्ड दिया जाएगा और कॉम्बैट इंजीनियर्स होंगे, सिग्नल यूनिट्स भी दिए जाएंगे इनको। इतना वेल इक्विप्ड होगा ये। करंटली ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज अ ब्रिगेड हैज टू वेट। होता ये है, ब्रिगेड जो है ये ऑपरेशनलाइज होता है जब भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, और इसको वेट करना पड़ता है कि ऑर्डर आने के बाद ही मोबिलाइज करना है। डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट ऑर्डर्स डिफरेंट डिविजन्स को दिए जाते हैं। टेररिस्ट के ऑर्डर्स ब्रिगेड को मिलते हैं, लेकिन ये ब्रिगेड ऑर्डर का वेट ही करने के बाद मोबिलाइज करेंगे। लेकिन आईबीजीएस के साथ ऐसा नहीं होगा। जैसा मालूम हुआ कि कहीं हमला हो गया, ये लोग मूव करेंगे। द आईबीजीएस आर टू परफॉर्म बोथ ऑफेंसिव रोल एंड डिफेंसिव रोल। देखिए अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ये ऑफेंसिव रोल में भी और डिफेंसिव रोल में भी प्ले करेंगे। ईच आईबीजी वुड बी टेलर मेड based on threat, terrain, task, and resources will be allotted based on 3 T's। देखिए इसका मतलब क्या है, हर आईबीजी को टेलर मेड किया जाएगा 3 पैरामीटर्स पर, के 3 पैरामीटर्स के हिसाब से ही इनके रिसोर्सेस का एलोकेशन किया जाएगा। 3 पैरामीटर्स क्या है ये? पहला है थ्रेट, कि किस तरह का ये लोग को थ्रेट है। दूसरा, कि कौन सी जगह पे ये लोग डिप्लॉय किए गए हैं। तीसरा, किस तरह के टास्क आईबीजी को दिए गए हैं। इसी के बेसिस पर इनके लॉजिस्टिक्स का ध्यान दिया जाएगा कि ये लॉजिस्टिक्स इनके जो है, जो मूव करने के टाइम पर, अटैक के टाइम पर, ये अगर एक सर्टेन लोकेशन पहुंचना है तो लॉजिस्टिक्स उठाएंगे। ये इनके ज़्यादा वेट होने के कारण इनके मोबिलाइजेशन प्रभावित होती है, इसलिए इनको लाइट वेट में डिज़ाइन किया जा रहा है। और जो आईबीजी का कंपोजिशन है वो हर आईबीजी का डिफरेंट होगा डिफरेंट लोकेशन के ऊपर। अगर ये डेजर्ट में होते हैं तो इनका कंपोजिशन कुछ अलग तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, अगर ये माउंटेन में होंगे तो किसी और अलग तरह से। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एनविसेजेस स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर। देखिए कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन ये भी प्रेडिक्ट कर रही है कि हमारे ट्रूप्स जो हैं, हमारी जो आर्मी है, वेस्टर्न बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दी जानी चाहिए। कि सिचुएशन कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि वार का रूप ले लेगा, तो हमेशा वहाँ पे हमारे ट्रूप्स वहाँ पे होना चाहिए। डॉक्ट्रिन का एम ये है कि इंडियन फोर्सेस जो कंडक्ट कर रही है सस्टेन्ड अटैक्स व्हाइल प्रिवेंटिंग अ न्यूक्लियर रिटेलिएशन फ्रॉम पाकिस्तान, ये डॉक्ट्रिन अलाउ करती है इंडियन फोर्सेस को कि सस्टेन्ड अटैक्स कर सकते हैं आप, प्रिवेंट करने के लिए न्यूक्लियर रिटेलिएशन फ्रॉम पाकिस्तान। ईच आईबीजी विल बी हेडेड बाय अ मेजर जनरल। जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पे देखिए ये दोनों के बीच में होगा, मेजर जनरल डिवीजन के और ब्रिगेड डिवीजन पे। लेकिन इसको ऑपरेट ब्रिगेड नहीं कर रहे हैं, ब्रिगेडियर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेजर कर रहे हैं। और इसका साइज जो है वो समवेयर अराउंड 5000 ट्रूप्स का होगा। आईबीजी विल हेल्प इन इफेक्टिवली इंप्लीमेंटिंग द कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। ये कोल्ड स्टार्ट की शुरुआत आईबीजी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करेगी। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।